हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश और आज हम करने जा रहे हैं एसएससी रेलवे के लिए जीके का सेट नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा ए टॉम ऑफ औरंगजेब वाइफ इज सिचुएटेड इन। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब की वाइफ ऊपर बना हुआ है, मतलब औरंगजेब की वाइफ के ऊपर बना हुआ है, जिनका नाम है राबिया दुरानी। ठीक है, इनके नाम पे बना हुआ है। और इसको इरेक्ट किसने किया था? इसके इरेक्ट कराया था इनके बेटे आजम शाह ने। ये कौन है? ये सन ऑफ औरंगजेब है और राबिया दुरानी का बेटा है। और ये कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, औरंगाबाद। 1668 में बना था। और बीवी के मकबरे को हम बोलते हैं ताज ऑफ डेक्कन, दक्षिण का ताज बोला जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, प्रोटोटाइप का मतलब ताजमहल से बना, ताजमहल से पहले, ताजमहल जैसा कौन सा था? दैट इज़ हुमायूं टॉम्ब। क्लियर? ये कहाँ पे है? ये है अपना दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपका औरंगज़ेब को टाइटल था आलमगीर का टाइटल इन्होंने अपने भाइयों को हरा कर लिया था, जो मेनली दारा शिकोह को इन्होंने हराया था धर्मत की लड़ाई और समूगढ़ की लड़ाई में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मगढ़ और समूगढ़ 1658। और इन्होंने जजिया को दोबारा से लगा दिया था। और इन्होंने दरवेश किंग और जिंदा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और औरंगज़ेब ने जो है मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी? इन्होंने दिल्ली के अंदर। और आगरा के अंदर भी एक मोती मस्जिद है, वो किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा के अंदर। और ऐसी मोती मस्जिद एक लाहौर में है। लाहौर में किसने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे पर है? यह है गोमती रिवर के किनारे पर। और आगरा का शहर किसने बसाया था? ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। निज़ाम खां कहते हैं जिसको। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। दैट इज़ औरंगाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा ताज ऑफ डेक्कन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो करेक्ट नहीं है? एपीकल्चर हनी बीज के लिए किया जाता है, ठीक है। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म यानी रेशम कीट के लिए, ये भी ठीक है। पीसीकल्चर ये इसके लिए इंसेक्ट ऑफ लेग्स, इसके लिए नहीं किया जाता। पीसीकल्चर फिशेस को पालने के लिए किया जाता है, ये नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर फ्लावर के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें? सी ऑप्शन राइट आंसर। और फिशिस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। और फिशिस के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था? ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति देखने को मिली थी। आंसर इसमें कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हमारे देश में किस टाइप की डेमोक्रेसी, किस तरह का लोकतंत्र है? पहली बात तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। सरकार भारत के लिए, भारतीयों के लिए सब चुनी गई है। और डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब ये होता है, ये वर्ड किसने दिए थे? इब्राहिम लिंकन ने दिए थे। इब्राहिम लिंकन कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट थे। और क्लियर? अब बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर किस तरह की डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व का मतलब यही है कि हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, फिर उनको वोट करते हैं और फिर जो जीता वो आपका जो है पार्टी को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व द्वारा। कुछ जगह के डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर लोग वोट करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे लोग वोट करते हैं लॉ के लिए। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ये हमारा कानून बनाते हैं, लेकिन लोग उनको चुन देते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे पार्टीज़ के लीडर होते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ब्रिटिशर्स ने असम के अंदर जो है किस फसल को उगाने के लिए यहाँ पे बात करी थी? असम के अंदर, तो असम के अंदर बात करी थी टी यानी चाय के बारे में बात करी थी। जूट के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर, और शुगर केन के लिए यूपी के लिए, और वीट के लिए पंजाब। और एक है कॉटन कहाँ पे उगाने के लिए बोला था? महाराष्ट्र और पंजाब में। और राइस कहाँ पे? राइस बोला था मद्रास में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे जगह पे चीज़ों को उगाने के लिए बात करी गई थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। O816 यानी O816, O817, O818 यानी नीचे वाला नंबर सेम है। और नीचे वाले नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर
यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट एटम। ये ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है मास नंबर। ये मास नंबर इसमें है डिफरेंट। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और क्या है इसमें, देखो क्या होगा, इस जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, आइसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन में जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन सेम होंगे। और न्यूट्रॉन सेम कैसे निकलेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार का मतलब होता है जहाँ पे हमारा मास नंबर होगा, द्रव्यमान संख्या जो होगी सेम होगी, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमारा डिफरेंट करेगा। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए आंसर, आइसोटोप इज़ द राइट आंसर। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। पॉइजन ग्लैंड स्नेक्स के अंदर किसके होमोलोगस होते हैं, सांपों के जार की ग्रंथि किसके अनुकूल होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, वैसे की वैसी स्नेक्स के अंदर देखने को मिलती है। और हमारी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक ग्लैंड आपको पता होनी चाहिए, पैरोटरी ग्लैंड, जो हमारे चिक्स के अंदर देखने को, जहाँ चिक्स के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ से सलाइवा देखने को मिलता है। और सलाइवा अंदर की तरफ से निकलते हैं, जहाँ से उसको कहते हैं पैरोटरी ग्लैंड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीतियाँ निम्नलिखित में से डैश चीज़ से संबंधित है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है टैक्सेस के रेगुलेशन, यानी टैक्स का प्रॉपर तरीके से लगना। और हमारे देश में फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू तक की फिजिकल पॉलिसी होती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा देखने को मिलती है। फाइनेंस में से वित्त मंत्रालय द्वारा देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बैंक रेट की बात करते हैं, यहाँ पे जो आरबीआई होता है बैंकों को लोन प्रदान करती है लॉन्ग टर्म के लिए। डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है जहाँ बैंक आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट के, अगर बैंक आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ना चले तो बैंक इसके ऊपर एक्शन लेती हैं, बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सीआरआर का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी रेशो जब आपके पास पैसे आते हैं बैंक में, एनडीटीएल जिसको कहते हैं, एनडीटीएल दिया कितना आया और एंड में कितना हमारे पास क्या है, ऐसी चीज़ें होती हैं एनडीटीएल के अंदर। और एनडीटीएल का कुछ कैश फॉर्म में हमें रखना पड़ता है, जो हमें रखना पड़ता है आरबीआई के पास। और आरबीआई इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देती, जिसको हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। मास डेंसिटी ऑफ सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह का द्रव्यमान है। घनत्व में क्या बनेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट सैटर्न यानी शनि है, शनि ग्रह जो है आपका बिग प्लैनेट है, मार्स कुछ भी नहीं है, लो डेंसिटी देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें बनेगा वेरी लेस इज़ द करेक्ट आंसर। और पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड, और गैनीमेड सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और सैटर्न की इसकी टोटल 82 सैटेलाइट हैं, और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन। ये सब आपको याद रखना है। कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने फ्लैग को अनफॉइल किया है जर्मनी के अंदर 1907 के अंदर, स्टगर्ड के अंदर, सेकंड जर्मनी के अंदर। तो इसमें आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ये आपके फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने स्टगर्ड यानी सप्तऋषि जर्मनी के अंदर जो है तिरंगा लहराया। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को हम बोलते हैं मदर ऑफ, क्रांतिकारियों की जनक मैडम ये है। ये प्राइवेट सेक्रेटरी है दादा भाई नौरोजी की, प्राइवेट सेक्रेटरी है दादा भाई नौरोजी की। तो बाकी है महात्मा गांधी, इन्होंने स्टार्ट किया था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई थी। दादा भाई नौरोजी इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो ये है आपका झंडा जो मैडम भीकाजी कामा पकड़ के रखी है। एक कामकाजी महिला को रोज़ाना कितना प्रोटीन खाना चाहिए, तो दैट इज़ 45 ग्राम। यानी
0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ वेट लेना होता है, ठीक है। दैट इज़ 0.36 ग्राम पर पाउंड। तो याद रखिए, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन काम नहीं करता, बैठा रहता है, उसमें 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, और फीमेल के अंदर आपको 46 ग्राम जो आपको खाना ही होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देख लो, सीडेंट्री एंड ओवरवेट बैठी रहती हैं और ओवरवेट हो रहा है तो इतना आपको प्रोटीन की नीड है। सीडेंट्री एंड नॉर्मल वेट है तो इतना प्रोटीन खाना है, एक्टिव है तो इतना खाना है, और वेरी एक्टिव है तो इतना खाना है, और लाइट वेट है और बिल्डर है तो इतना खाना है, ठीक है। इनमें से कौन सा पूर्ण जहरीले विषाक्त पदार्थ को अवशोषित करता है? यो एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे टॉक्सिक सब्सटेंस को, दैट इज़ वाटर हायसिंथास, जिसमें हमारा ऑप्शन ए जलकुंभी। लोटस है जो हमारा है नेशनल फ्लावर है, इसे हम कहते हैं निलम्बो नोसिफेरा। तो ऑप्शन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड देखने को मिलते हैं, आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं? तो इस ऑप्शन में इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? स्वीडन में, देन उसके बाद है फिनलैंड में, फिर नॉर्वे, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ जो है आइलैंड कंट्री देखने को मिलती है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? सैफरन का, यानी केसर का सबसे बड़ा यानी अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो वो है आपका दैट इज़ ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। और इंडिया में जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जो आपकी जगह है क्रेवाज कहते हैं उसको, लैंड को क्रेवाज कहा जाता है, जहाँ पे ये देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है आपको सैफरन उगाई जाती है, और सैफरन को जीआई टैग मिला था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ पे मिला था? कौन सी कंट्री के अंदर स्टेट के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी बन चुकी है? ये बन चुकी है कजाकिस्तान। यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। इसको हम न्यूक्लियर फ्यूल और किसके ऊपर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आता है। और तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? कजाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति को निम्न रूप से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैगफ्लेशन। डिमांड तो ये सब देख लेना आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? यानी धार्मिक समूह में किसके सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वे पढ़े लिखे हैं 2011 के अनुसार? तो वे हैं जैन धर्म के अनुसार। जैनिज्म इज़ द राइट आंसर। कौन से पार्ट संविधान के पार्ट में लिखा गया है कि एजुकेशन आपको धर्म के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं? तो ये आपका लिखा गया है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आता है धर्म वाला, ध्यान रखना 25 से 28 तक। ये आपके 6 राइट है। इक्वालिटी 14 से 18, फिर उसके बाद है फ्रीडम 19 से 22 तक, फिर एक्सप्लोरेशन 23 से 24 तक, रिलीजन वाला 25 से 28 तक, और कल्चरल एजुकेशन वाला यानी 29 से 30 तक, ये आपका 32 तक। तो ये टोटल फंडामेंटल राइट हैं आपके, क्लियर। ये जो राइट हैं रिलीजन 25 नंबर आर्टिकल बताता है कि आप किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो, आपकी फ्रीडम है। आर्टिकल 26 हमें क्या कहते हैं? रिलीजियस अफेयर्स भी मैनेज करने पड़े, आप लोग लेके आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से लोग यानी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल नंबर 27 बताता है कि जो रिलीजन उन पर कोई रिलीजन वाली जो ज़मीन होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 28, इसके अंदर होता है आपका फ्रीडम होती है रिलीजियस, आप किसी भी धर्म की एजुकेशन दे सकते हैं,
किस पर्सन ने एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? एकता सिस्टम क्या होता था? कैश ना मिल को आपको मिला करेगी लैंड। और किसने और एकता सिस्टम को कैश में किसने कन्वर्ट कर दिया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कन्वर्ट कर दिया था, यानी इसका अली खुसर नेम है। और आपको मैंने बताया है ये सारी सिस्टम, एकता सिस्टम, इनका सिस्टम सब कुछ चेंज कर दिया गया था। दूसरा सिकंदर इसको भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को यानी मंगोल के सबसे ज़्यादा अटैक इनके टाइम पे किया था। तो इसमें आंसर आपका बनेगा इल्तुतमिश, सी ऑप्शन। इल्तुतमिश द इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं और इसकी और लाहौर इसकी कैपिटल थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था हमारे देश के अंदर, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा। मलबन चालीसा ग्रुप के साथ है और चालीसा ग्रुप को ख़त्म करके इसने आगे बातें स्टार्ट करी थी। और इन्हें अपने दरबार में सिजदा और पैबोस, इस्लाम करके आना और पैरों को चूमना, ये बातें करी थी। यानी ये अपने आप को दीन इलाही, भगवान की छाया मानते थे। नियावत खुदाई, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दिया मैंने, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, इल्तुतमिश। यह है इल्तुतमिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी INC इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इज़ द राइट आंसर। तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 28 दिसंबर 1885। और यहाँ पे लॉर्ड डफरिन भी थे और डफरिन डफर बंदा था। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए मजदूरी दी थी। उसके बाद है राज बिहारी बोस। ये कौन है? ये जब आपका कैपिटल शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, तो इन्होंने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर। बच गए थे, लेकिन इनके बीवी बच्चों के ऊपर गिर गया था। तो इसके बाद जो है फिर बात चली थी आगे। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी 1928 में, जो कि फेल हो गई थी। उसके बाद आपके मोतीलाल नेहरू इनकी जो है स्वराज पार्टी है। स्वराज पार्टी जो बनी थी 1 जनवरी 1923 में गया सेशन के बाहर। इस पार्टी के चेयरपर्सन कौन है? यानी मोतीलाल नेहरू हैं। और प्रेसिडेंट है जो चेयरपर्सन है CR दास। वाइस पर्सन है मोतीलाल नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। तो आंसर इसमें B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। विलियम एडम की बात करते हैं, तो इसका क्या है? विलियम ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन्होंने सेटअप करी थी। कब करी थी? 1839 के अंदर। क्लियर, याद रखना आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ A.O. ह्यूम। फाउंडिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने बात करी थी। 1885 के अंदर जो है ये जनरल सेक्रेटरी थे, पहली बार 22 सालों तक रहे थे A.O. ह्यूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूँगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी जो पुस्तक है मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में है और इंग्लिश में पेपर है, दैट इज़ और एक पुस्तक है इनकी केसरी जो भी है इंग्लिश में पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ होती है 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में। सुभाष चंद्र बोस, इसमें C ऑप्शन इज़ द राइट वन। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना नाइटहुड की उपाधि है वो किस कारण त्याग दी थी? यानी वापस दे दी थी। कब दे दी थी? जब ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और इसके अलावा जो है गांधी जी ने केसरे हिंद के टाइटल
ये वापस कर दे तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। चोरी चोरा हत्याकांड ये 1922 में देखने को मिला था, जिसके अंदर 22 पुलिसमैन को पुलिस चौकी के साथ ही जला दिया गया था। और भगत सिंह को मारा कब गया था? 23 मार्च 1931 को। तो याद रखिए आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है हमारे बॉडी के अंदर कोएगुलेशन अंदर रक्त के जमाव को कौन रोकता है? रक्त का धक्का जमने ऐसी कौन सी चीज़ है जो रक्त का धक्का जमाने नहीं देती? वो है आपका हेपेरिन। हमारे हेपेरिन जो दो प्रोटीन हैं, हेपेरिन और हेपेरिन और फाइब्रोनिजन। हेपेरिन जो है आपका शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होने दे, अगर ब्लड क्लोटिंग हो गई तो दिक्कत हो जाएगी अंदर शरीर के। और एक होता है फाइब्रिनोजन, जो मैंने आपको अभी बताया, ये ब्लड क्लोटिंग करता है, यानी शरीर के अंदर करता है। क्लियर है? याद करना। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड का कलर रेड प्रदान करता है, और ग्लोबिन पार्ट है जो CO2 को कैरी करता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर। तो आंसर इसमें यह है आपका हीरोबिन। मधुबनी आपकी एक फोक पेंटिंग है, ये कौन से रीजन में आपको देखने को मिलती है? ये हमें देखने मिलती है बिहार में, मिथिलिया रीजन के अंदर। मिथिलिया मिथिलिया यानी बिहार में। हिंदू पेंटिंग है ये आपकी नेपाल में भी है, बिहार में भी है, देखने को मिलती हैं। और इसमें हाथों से कार्विंग होती है, यानी अर्थ कलर यूज़ करते हैं, यानी मिट्टी कलर यूज़ करते हैं। आँखों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी के कलर हैं सारे के सारे, और आँखों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और आँखों से ही आपकी सारी नक्काशी आती है यहाँ पे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट कंटेन मैनी एंजाइम्स? इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स नहीं हैं? तो डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, यानी एंजाइम नहीं है। तो लाइकिन की बात करते हैं, तो लाइकिन जो है एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन से बनता है। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी, और फंगस की स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। और इसमें पूछा था एंजाइम किस में नहीं होते, तो आपका वायरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। वायरस तो आपका एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो क्लियर। और तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? वायरस इज़ द करेक्ट आंसर। वायरस में सेल देखने को नहीं मिलता। बैक्टीरिया, एल्गी, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लाइकेन अगर हवा में प्रेजेंट है, अगर लाइकेन हवा में है तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो है प्योर। अगर लाइकेन हवा में नहीं है यानी एब्सेंट है, तो एयर है, वहाँ पे सल्फ़र का पोल्यूशन फैला हुआ है और हवा विषैली है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो वायरस देखिए जी यही होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाहर वाली लेयर कैप्चर कहते हैं, यानी इसको कैप्चर। तो थैंक यू सो मच। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और आगे क्लास में देखते हैं। बस थैंक यू।